नमस्कार मित्रों। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी उसी कड़ी में ये आज का वीडियो है। स्वागत है आप सभी का आरएस चैनल में, आरएस क्लासेज में। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के साइकोलॉजी के जितने भी पेपर हैं उनके रिवीजन की। तो इस श्रृंखला के अंदर हमारा ये 13वां वीडियो है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ये क्लासें आपको अच्छी लग रही है, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी एजुकेशनल से संबंधित जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये है कि जो भी बच्चा पढ़ने की काबिलियत रखता है, पढ़ता है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उस सब के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आरपीएससी के ओल्ड पेपर का एनालिसिस चल रहा है। बात करते हैं पहले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ है कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है कि पूर्व पठन एवं पूर्व लेखन कौशलों का विकास होने लगता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। अब इसकी विशेषता कौन सी है? तो विचार अमूर्त एवं आशावादी होने लगते हैं, आदर्शवादी होने लगते हैं, सही है। परिवार से स्वायत्ता बनाना आरंभ करते हैं, ये भी सही है। और वयस्क आकार का शरीर और यौन परिपक्वता आ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर आपने इनको 2 से 3 बार पढ़ लिया तो यकीन मानिए आपका सिलेबस भी 2 से 3 बार हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस 2 से 3 बार हो जाता है तो आपकी 30 में से 27-28 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी व्यक्ति के संवेगिक संप्रेषण, स्वसमझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्नांकित में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो किसका सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। सांवेगिक एवं सामाजिक विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बाकी के जो भी ऑप्शन है आप इसको पॉज करके आप बाकी के ऑप्शन देख सकते हैं और उनका मनन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है? एरिक्सन की अवस्थाएं कौन सी है जो मनोसामाजिक है? तो वह है पहचान बनाम भूमिका संघर्ष। ऑप्शन नंबर 3 पहचान बनाम भूमिका संघर्ष, ये एरिक्सन द्वारा किशोरावस्था की मनोसामाजिक अवस्था है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में से किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो यह जो व्याख्या है इसका ऑप्शन नंबर 2 व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या है। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? यानी जीन पियाजे द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है किशोरावस्था? तो वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? इस चीज को ध्यान रखिए, ये नहीं है पूछ रहा है। सबसे पहले आपको अंडरलाइन यही करनी है कि ये क्या पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, ये तो है। समस्यात्मक अवस्था, ये भी सही है। संघर्ष, तनाव और विरोध की अवस्था है, ये भी सही है। और वयस्क अवस्था, ये इसका ऑप्शन सही नहीं। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है कि किशोरावस्था का जो अन्य नाम है वो वयस्क अवस्था नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अन्वेषण अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषण अधिगम उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वह है नैतिकता का परंपरागत स्तर। नैतिकता का परंपरागत स्तर, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? या फिर देखें कि ये नहीं है पूछ रहा है, सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चे को टॉफी या खाद्य पदार्थ देना यह सामाजिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में, सामाजिक पुनर्बलन, उसको पुनर्बलन मिलना चाहिए, किससे मिलेगा? हम उसे कहेंगे बहुत अच्छा कहना, बच्चे की प्रशंसा करेंगे या बच्चे को कक्षा का मॉनिटर बना देंगे तो उसे पुनर्बलन मिलेगा, परंतु टॉफी या खाद्य पदार्थ देने पर पुनर्बलन नहीं मिलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? फिर ध्यान रखें, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है तो वह MS वर्ड, ये जो नाम दे रखा है MS वर्ड, ऑप्शन नंबर 2, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। लाइनक्स है, विंडोज़ है और उबंटू है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, परंतु MS वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। फिर है, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमानों का एक मुख्य तत्व नहीं है? शिक्षण प्रतिमान का तत्व जो है लक्ष्य है, उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 मौखिक साहचर्य, यह शिक्षण प्रतिमान का तत्व नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ हर बार नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखें, सूचना प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर होगा कि सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, ये शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? डेविड आसुबेल है, हर बार प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है, इसको तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। अगला है, CAI का पूर्ण रूप क्या है? तो CAI का जो पूर्ण रूप है इसका ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, CAI का पूर्ण रूप है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर किसने बल दिया है? तो वह दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, लेव वाइगोत्स्की ने इस पर बल दिया है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि निम्न में से कौन सा निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण उपागम नहीं है? निर्मितवादी सिद्धांत आधारित उपागम नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 प्रदर्शन उपागम निर्मितवादी नहीं है। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम निम्नांकित में से किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो वह है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ इसने अधिगम सिद्धांत से संबंधित प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दे दिया यहाँ, और नाम क्या है मनोवैज्ञानिक का? थार्नडाइक। उसका नाम क्या है? थार्नडाइक। थार्नडाइक के 3 मुख्य नियम है, जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, और उसके 5 गौण नियम भी है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक नकारात्मक पुनर्बलन है, नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में पूछ रहा है। देखते हैं, वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। एक नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चेनिंग की संकल्पना संबद्ध है, चेनिंग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संवेगात्मक विशेषता केवल किशोरावस्था में पाई जाती है? जो केवल किशोरावस्था में पाई जाती है वह क्या है? वह है वीर पूजा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, वीर पूजा। उसके बाद बात करते हैं हम सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और रुचि नीचे दिए गए कूट को मिलान करना है। अब इसको मिलान करना है तो देखिए कि अनुबंधन, अनुबंध को मिलाना है व्यवहार से, अनुबंध व्यवहार से, प्रशिक्षण आएगा कौशल, प्रशिक्षण द्वारा कौशल, अनुदेशन, अनुदेशन से प्राप्त होता है ज्ञान, और प्रतिपादन इसका होगा विश्वास। इस चीज को आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको मिलाना है। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एलिस क्रो का। यह कथन किसका है? एलिस क्रो का। अगले प्रश्न है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। यानी भविष्यवाणी के अतिरिक्त कथन कारण के सिद्धांत पर जो आधारित है उस विधि का नाम क्या है? तो उस विधि का नाम है प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचारों एवं भावनाओं एवं स्मृति पर आधारित है? तो वह है
मनोगतिक संप्रदाय। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर 2 मनोगतिक संप्रदाय व्यवहार के विश्लेषण में अवचेतन विचार और भावनाओं और स्मृति पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कर्ट लेविन ने। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते हैं। यह किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है, इसको ध्यान में रखना है। वह कहा था जरशील्ड ने। ये जो कथन कहा था वह जरशील्ड का है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए? तो स्टैनली हॉल ने। ये सबको आता है। अगला है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ देखिए, गलत प्रश्न पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है जो विकास से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल राइट, ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बिल्कुल सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये भी सही है। यह परिपक्वता तक चलता है। यह परिपक्वता तक नहीं चलता है, यह आजीवन चलता है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर गलत क्यों पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयास और त्रुटि। गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा तो उसकी त्रुटि में सुधार होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है, सत्य नहीं है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, सत्य है। शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, सत्य है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये सत्य नहीं है। विकास मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए। ये किसने कहा था? यानी ये जो कथन है ये है स्पेंसर का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए। ये किसका कथन है? तो यह स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रिया का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। वह कौन सा है? तो वह है पुनर्बलन द्वारा। सुदृढ़ीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पुनर्बलन द्वारा। इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला है, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया? समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया? तो वह दिया था कोहलर ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है। ये क्या बनाता है? व्यवहारवाद ही मनोविज्ञान को विज्ञान बनाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने की योग्य बनाता है। यह किसने कहा? तो यह कहा था कोलसनिक ने। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक का नाम है व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप, ये किसने लिखी? तो ये लिखी थी जे.एस. प्लांट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। जे.एस. प्लांट की पुस्तक का नाम क्या है? व्यक्तित्व एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, आदतों को किसके माध्यम से अर्जित किया जाता है? तो आदतों को जो अर्जित किया जाता है वह किया जाता है पुनरावृत्ति के माध्यम से। हम बार बार अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो उसके माध्यम से हम आदतों को अर्जित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? जो भावनात्मक बुद्धि होते हैं उसके 5 भाग होते हैं। किसके अनुसार? गोलमैन के अनुसार। कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगला है, किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं है। किसी वस्तु या कार्य से जुड़ी भावनाएं क्या है? तो व्यक्तित्व के भावात्मक घटक हैं। वही तो भावनाएं हैं जो जुड़ी रहती है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है। यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। एडगर डेल। एडगर डेल ने कहा था कि संचार पारस्परिकता के मूड में विचारों और भावनाओं का साझा करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का विकास किसने किया? हर बार आ रहा प्रश्न, डेविड आशुबेल ने किया है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है। चार्ट बनाते समय किस सोपान को ध्यान में रखना चाहिए? आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे।
एक शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? ये प्रश्न भी आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, तो हम इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी शिक्षण के संबंध, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षण के संबंध में सही क्रम, सबसे पहले स्मरण करना, फिर बोधगम्य करना, फिर चिंतन करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है, इस चीज़ को ध्यान रखें। सबसे पहले स्मरण करेगा, फिर उसको बोधगम्य, और फिर अंतिम पड़ाव में उसका चिंतन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण है? शिक्षक की योग्यता, योग्यता एवं शिक्षण कुशलता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां, योग्यता, शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां। अभी देखिए, गुण तो सभी हैं, ये सभी गुण हैं शिक्षक में, परंतु सबसे बेटर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, योग्यता भी होनी चाहिए, शिक्षण कुशलता भी होनी चाहिए और उसकी उपलब्धियां भी है। ये एक अच्छे शिक्षण के गुण हैं। उसके बाद ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, तो हम इस प्रश्न की चर्चा नहीं करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु होता है? यानी केंद्र बिंदु जो है वो कौन होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केंद्र बिंदु कौन है? तो केंद्र बिंदु जो है वो छात्र होता है। ऑप्शन नंबर 3, केंद्र बिंदु हमेशा छात्र ही होता है, इस चीज को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि शिक्षण में निम्न में से किसके उपयोग से अधिगम के सभी उद्देश्य तथा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक की प्राप्ति की जा सकती है। किससे? तो भाषा प्रयोग द्वारा, प्रयोगशाला द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है कि भाषा प्रयोगशाला द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों की प्राप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, यह मत किस सिद्धांत का है? नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रेक्षण है, यह मत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। किसका मत है? कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है? तो वह है बेरोन। इस चीज को ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 1 बेरोन के अनुसार ये ऑप्शन सही है। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया को, तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। इस प्रकार हमने देखा है कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना। एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखें आप कि जितनी भी परिभाषा है उनको बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि इसके अलावा आपको परिभाषा या जितने भी कथन आ रहे हैं इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। इसकी जो पीडीएफ है, लगातार ये जो 3 वीडियो दिए हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगले हफ्ते में आपको पॉलिटिकल साइंस, जो कि रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।